आज हम अभिप्रेरणा के बारे में जानेंगे कि अभिप्रेरणा क्या होती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अभिप्रेरणा का अर्थ, फिर पढ़ेंगे हम अभिप्रेरणा की प्रकृति, नेचर ऑफ मोटिवेशन, फिर अभिप्रेरणा के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, एंड लास्ट में होंगे हमारे अभिप्रेरणा के स्रोत। तो सबसे पहले हम जानेंगे सबसे पहले हम जानेंगे अभिप्रेरणा का अर्थ और परिभाषा। अभिप्रेरणा शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के मोटिवेशन शब्द से हुई है और मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम शब्द से हुई है। तो अभिप्रेरणा किसी कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित होने को कहते हैं। हम व्यक्ति या बालक कभी किसी कार्य को देखता है, वो अपने घर में देखता है या बाहर के वातावरण में देखता है और वो उसे देखकर वो खुद भी करना चाहता है। तो किसी कार्य को देखकर उसे पूरा करने के लिए अग्रसर होना ही मोटिवेशन कहलाता है। और मोटिवेशन में हम प्रक्रिया को महत्वपूर्ण मानते हैं कि व्यक्ति कोई कार्य करता है और फिर उससे कोई प्रोडक्ट बाहर निकलता है। तो मोटिवेशन जो होता है वो किसी व्यक्ति के अंदर ऐसी ऊर्जा पैदा करता है जिससे वह उस कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित होता है। और इस प्रक्रिया में भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष का एक अनोखा सहयोग होता है। पहले व्यक्ति भावात्मक रूप से आतुर होता है, मतलब वो किसी कार्य को देखता है, मान लो क्रिकेट का मैच देखकर आया कोई बालक, तो वो भी वो प्लेयर बनना चाहता है। कोई संगीतकार का कुछ सुन के आया तो वो संगीतकार बनना चाहता है। हम जो बीएड के स्टूडेंट है वो मान लो किसी का अच्छा लेक्चर सुन के आए हो, कोई सेमिनार में गए हो तो वो लेक्चर बनना चाहते हैं, या कोई फर्स्ट ग्रेड में जाना चाहता है। तो सबसे पहले व्यक्ति भावात्मक रूप से आतुर होता है। तो यही आतुरता फिर उसको वो क्रियात्मक रूप में बदल जाती है, मतलब उसे देखकर वह भी प्लेयर बनना चाहेगा, सिंगर बनना चाहेगा, अच्छा लेक्चरर बनना चाहेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि मोटिवेशन से व्यक्ति के अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है और इसी ऊर्जा के कारण वह अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित होता रहता है। और जब तक वो आगे बढ़ता रहता है जब तक उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। तो मोटिवेशन का अर्थ यही है कि व्यक्ति किसी भी कार्य को देखेगा, वो चाहे आप अंदर देखिए, घर के अंदर देखिए या बाहर देखिए, और उसके अंदर किसी ऊर्जा एनर्जी का संचार होगा और उसके द्वारा वह उसे प्राप्त करेगा। अब हम अभिप्रेरणा की परिभाषा के बारे में जानेंगे। अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने तथा सही दिशा में लगाने की प्रक्रिया होती है। मतलब किसी कार्य को प्रारंभ करना और फिर उसे करते रहना जब तक हम उसको हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाए। फिर अभिप्रेरणा को और अधिक स्पष्ट रूप में एक ऐसी मनोवैज्ञानिक अथवा आंतरिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो किसी आवश्यकता की उपस्थिति में उत्पन्न होती है और ऐसी क्रिया को उत्पन्न करती है जो आवश्यकता की संतुष्टि करती है। मतलब अभिप्रेरणा जब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति को किसी चीज़ की आवश्यकता होती है और वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना चाहता है। जैसे भूख लग रही है तो वो भोजन प्राप्त की तलाश करेगा, प्यास लग रही तो पानी की तलाश करेगा। तो वो उसकी आवश्यकता उसकी आंतरिक भी हो सकती है और बाहरी भी हो सकती है, और वो उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही कोई कार्य करेगा। फिर नेक्स्ट है थर्ड, अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर ऊर्जा परिवर्तन है जो भावात्मक जागृति तथा उद्देश्य अपेक्षित अनुक्रिया को जन्म देती है। मतलब मोटिवेशन के द्वारा ही व्यक्ति में ऊर्जा आती है, ऊर्जा का संचार होता है और फिर वो उसे क्रियात्मक रूप देता है। मतलब
किसी बालक ने अच्छा कोई मैच देखा है, खेल देखा है, या कोई फिल्म देखी है, किसी का अच्छा लेक्चर सुना है, और उसे देखकर वो खुद भी उस कार्य को करना चाहता है, तो उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। तो हम इसी को मोटिवेशन कहेंगे, कि जो व्यक्ति के अंदर एक नई एनर्जी भर दे, वही मोटिवेशन कहलाती है। और इस नई एनर्जी के कारण ही वह अपना नया लक्ष्य निर्धारित करता है और वो उसे प्राप्त करता है। फिर अभिप्रेरणा की प्रकृति। अभिप्रेरणा प्रक्रिया एवं परिणाम दोनों ही होती है। अभिप्रेरणा में प्रेरणा व्यक्ति को क्रिया करता है, फिर उसका उसे रिजल्ट प्राप्त होता है। प्रक्रिया रूप में अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर एक ऐसी शक्ति अथवा ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया है जो व्यक्ति को उद्देश्य प्राप्त करने के लिए अग्रसर करती है। अभिप्रेरणा से ही व्यक्ति के अंदर ऊर्जा आती है, वह उस कार्य को करता है और अपने कार्य की ओर अग्रसर होता है और अंत में वह अपना रिजल्ट प्राप्त करता है। तो मतलब क्रिया होती है और क्रिया के परिणाम स्वरूप प्रोडक्ट उत्पन्न होता है। फिर अभिप्रेरणा का जन्म किसी न किसी आवश्यकता से होता है। मतलब व्यक्ति कब अभिप्रेरित होगा? जब उसे किसी की आवश्यकता होगी, किसी कार्य को करने की। उसके ये आवश्यकता उसकी आंतरिक भी हो सकती है और बाहरी भी हो सकती है। तो ये हम अभिप्रेरणा के प्रकार में पढ़ेंगे कि अभिप्रेरित व्यक्ति कैसे होता है, आंतरिक रूप से भी होता है और बाहरी रूप से भी होता है। तो आवश्यकता उसकी आंतरिक भी हो सकती है और बाहरी भी हो सकती है। अभिप्रेरणा एक प्रबल भावात्मक उत्तेजना की स्थिति होती है। व्यक्ति में मनोवैज्ञानिक तनाव उत्पन्न होता है। मतलब अभिप्रेरणा से व्यक्ति को अंदर भावात्मक मतलब उस विचार आते हैं कि मुझे ये कार्य करना है और वो उस कार्य को करता है। मतलब उत्तेजना होती है, वो उस कार्य को करना ही चाहता है, वो तुरंत उस कार्य को करता है। तो उसे ही हम अभिप्रेरणा कहेंगे कि वो किसी कार्य को देखकर तुरंत वो उसको करने के लिए अग्रसर होता है। अभिप्रेरणा व्यक्ति को तब तक क्रियाशील रखती है जब तक उसे उसके उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। मतलब बालक ने जो भी अपना लक्ष्य निर्धारित किया है, वो जब तक उसे अचीव नहीं कर लेता है तब तक अभी प्रेरणा चलती रहती है। मतलब अभिप्रेरित व्यक्ति उसी को कहेंगे जो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है या करना चाहता है और उसके मार्ग में कितनी भी बाधा है तो भी वह उससे हटता नहीं है। फिर अभिप्रेरणा को उत्पन्न करने वाले कारकों को मनोवैज्ञानिक भाषा में अभिप्रेरक कहते हैं। मतलब अभिप्रेरणा जिससे उत्पन्न होती है उन कारकों को कहते हैं अभिप्रेरक। और ये प्रेरक कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उसका हम आगे अध्ययन करेंगे। अभिप्रेरणा व्यक्ति को रुचि के अभाव में भी क्रियाशील रखती है। मोटिवेट व्यक्ति होता है वो अपने कार्य को बीच में अगर उसे इंटरेस्टिंग नहीं लगे तो भी वो उसे जारी रखता है। मतलब उसे वो लक्ष्य तो प्राप्त करना ही है। अभिप्रेरकों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, आंतरिक और बाहरी अभिप्रेरक। इंटरनल मतलब शारीरिक और बाहरी मतलब जो बाहर के वातावरण से। तो व्यक्ति दो तरह से अभिप्रेरित होता है, आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से। इसका विस्तार से अध्ययन हम आगे करेंगे। और व्यक्ति चाहे आंतरिक अभिप्रेरणा से अभिप्रेरित हो या बाहरी अभिप्रेरणा से, इनसे उत्पन्न अभिप्रेरक सदैव ही आंतरिक ही होते हैं। मतलब पहले व्यक्ति के अंदर से ही कार्य को करने की भावना जागृत होती है, विचार जागृत होते हैं और वह उस कार्य को करता है। सबसे पहले हम जानेंगे अब अभिप्रेरणा के सिद्धांत। अभिप्रेरणा के सिद्धांत में सबसे फर्स्ट है हमारा मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत
इस सिद्धांत के प्रतिपादन हम मैकडूगल को मानते हैं और मैकडूगल ने ही सबसे पहले इसका सिद्धांत दिया था। मैकडूगल के अनुसार मनुष्य तथा हर प्राणी में कुछ मूल प्रवृत्तियां पाई जाती है, वो जन्मजात होती है। जैसे पक्षी घोंसला बनाते हैं, उड़ना सीखते हैं, मनुष्य चलता है, बोलता है। तो इसी प्रकार हर प्राणी में कुछ मूल प्रवृत्तियां पाई जाती है और मूल प्रवृत्तियों के पीछे संवेग जुड़े होते हैं। तो उन्हीं संवेगों के कारण व्यक्ति कार्य को करने के लिए अभिप्रेरित होता है। मूल प्रवृत्ति भी 14 होती है मनुष्य में और उसके साथ संवेग भी 14 ही जुड़े होते हैं। भय, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, वात्सल्य आदि बहुत 14 प्रकार के संवेग होते हैं और इनके साथ ही मूल प्रवृत्तियां भी जुड़ी हुई होती है। तो जैसे व्यक्ति को अगर भूख लग रही है तो वह भोजन के लिए तलाश करेगा और उसको प्राप्त करने के लिए वो कोई न कोई कार्य अवश्य करेगा। तो उसे भूख भी एक संवेग है और इस संवेग के कारण व्यक्ति कार्य को करने के लिए अभिप्रेरित हुआ है। तो मैकडूगल का यही कहना है कि व्यक्ति अपनी मूल प्रवृत्ति के कारण ही किसी कार्य को करने के लिए अग्रसर होता है। बिना मूल प्रवृत्तियों के व्यक्ति अभिप्रेरित नहीं हो सकता है, वो मोटिवेट नहीं हो सकता है। तो व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपना लक्ष्य निर्धारित करने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए उसको सबसे पहले मूल प्रवृत्ति और संवेगों की ही आवश्यकता होती है और मूल प्रवृत्ति के पीछे संवेग जुड़े होते हैं जो उसे कार्य को करने के लिए अभिप्रेरित करते हैं। दूसरा सिद्धांत है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सिगमंड फ्राइड ने किया था। उन्होंने मन और हम मन भी कह सकते हैं, मस्तिष्क भी कह सकते हैं, तो इसको उन्होंने 3 भागों में बांटा है, जैसे अचेतन मन, अर्धचेतन मन और चेतन मन। तो सबसे प्रमुख हमारे मस्तिष्क में, मन में जो भूमिका होती है वो अचेतन मन की होती है। अचेतन मन से ही हमारे मस्तिष्क का 90% भाग होता है। तो मनुष्य जो भी कार्य को करने के लिए प्रेरित होता है तो वह अचेतन मन के कारण ही अभिप्रेरित होता है। तो मूल प्रवृत्तियों में भी सबसे जो भूमिका होती है उसके साथ अचेतन मन की भी होती है। तो सिगमंड फ्राइड ने अचेतन मन को अधिक महत्वपूर्ण माना है कि अचेतन मन के कारण ही व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए अभिप्रेरित होता है। अब नेक्स्ट है हमारा अंतर्नोद सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन मनोवैज्ञानिक हल ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य की शारीरिक आवश्यकता होती है और वही मनुष्य में तनाव पैदा करती है, जिसे अंतर्नोद कहते हैं। और यह अंतर्नोद ही मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। हल के अनुसार मनुष्य के अंदर जो उसके आवश्यकता की उत्पत्ति होती है वो उसी आवश्यकता के अनुरूप वह कार्य को करने के लिए प्रेरित होता है। व्यक्ति को, बालक को उसके जीवन में बहुत सारी आवश्यकता होती है। उसकी शारीरिक आवश्यकता है, बाहरी वातावरण की आवश्यकता होती है। तो जो भी उसे आवश्यकता उसके अंदर पैदा होती है उसको, उसके कारण ही व्यक्ति कार्य को करने के लिए मोटिवेट होता है। फिर प्रोत्साहन सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन वॉल्स तथा फॉपमैन ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में स्थित वस्तु, स्थिति अथवा क्रिया से प्रभावित होकर क्रिया करता है और पर्यावरण के इन सभी तत्वों को ही उन्होंने प्रोत्साहन माना है। व्यक्ति या बालक अपने आसपास के वातावरण को देखता है और उससे वह कार्य को करने के लिए प्रेरित होता है, तो उसे ही हम प्रोत्साहन सिद्धांत कहते हैं। बालक कभी अपने आसपास के लोगों को देखता है, वातावरण को देखता है और वह भी उसे प्राप्त करना चाहता है। जैसे किसी के फ्रेंड
पायलट बना है या उसने कुछ बहुत क्रिकेट में गया है, तो उसे देखकर वो भी उसे प्राप्त करना चाहता है, उसको भी उसे प्राप्त करने की जिज्ञासा जागृत होती है, तो उसे हम कहेंगे प्रोत्साहन सिद्धांत। बालक कोई भी एक्टिविटी देखता है, जैसे मान लो क्रिकेट देखने गया है, फुटबॉल का मैच देखने गया है, कोई भी बाहरी रूप से उसने कुछ भी देखा है वातावरण में, चाहे विद्यालय में देखा हो, आसपास के वातावरण में देखा हो, वह भी उसके जैसा ही बनना चाहता है, तो इसे कहते हैं हम प्रोत्साहन का सिद्धांत। यह धनात्मक भी होता है और यह ऋणात्मक भी होता है। जैसे धनात्मक प्रोत्साहन में जैसे भोजन एवं पानी आदि मनुष्य को लक्ष्य की ओर बढ़ाते हैं। मतलब मनुष्य की जो पहली आवश्यकता होती है खाना पीना, तो उसकी पूर्ति के लिए वह किसी कार्य को करने के लिए अभिप्रेरित होता है। और ऋणात्मक प्रोत्साहन जैसे हम सजा वगैरह देकर भी बच्चों को, या कोई भी किसी भी तरह का दंड देकर भी हम उसको अभिप्रेरित कर सकते हैं। जैसे बच्चा क्लास में कुछ याद करके नहीं आया, हम उसे थोड़ी देर उसे खड़ा रहने को कहेंगे या कान पकड़ने को कहेंगे, तो वो उससे कुछ सीखेगा और नेक्स्ट टाइम वो जब भी क्लास में आएगा तो उसे वो पढ़कर आएगा। तो हम बच्चे को कोई भी सजा वगैरह देकर भी हम, या दंड देकर भी, या उसे हम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसित कर सकते हैं। फिर शरीर क्रिया का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन मनोवैज्ञानिक मॉर्गन ने किया है। इसके अनुसार मनुष्य में अभिप्रेरणा किसी बाहरी उद्दीपक द्वारा उत्पन्न नहीं होती, अपितु शरीर के अंदर के तंत्रों में होने वाले परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होती है। और पर्यावरण में कारकों की इन्होंने अवहेलना की है, इसलिए यह अपूर्ण सिद्धांत माना है। मतलब मॉर्गन ने सिर्फ शरीर के अंदर की क्रियाओं को ही महत्वपूर्ण माना है कि व्यक्ति जो भी कार्य करता है बस शरीर के अपने शारीरिक क्रियाओं के कारण ही वो अभिप्रेरित होता है। वो बाहरी वातावरण को देखकर वो कुछ भी नहीं सीखता है, कुछ भी वो अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं करता है। सिर्फ अंदर की जो शारीरिक आवश्यकता है वही उसे किसी कार्य को करने के लिए अभिप्रेरित करती है। इसलिए इस सिद्धांत को अपूर्ण माना है। मतलब कि नहीं, व्यक्ति शारीरिक रूप से भी होता है मोटिवेट, और बाहरी कारक भी उसे कार्य को करने के लिए अभिप्रेरित करते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा मांग का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन मोस्लो ने किया है और इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य का व्यवहार उसकी आवश्यकता से प्रेरित होता है। मोस्लो का जो ये सिद्धांत है, इसकी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, इसको आप देख सकते हो कि ये परीक्षा में अलग से भी आता है कि मांग का सिद्धांत या आवश्यकता का सिद्धांत मोस्लो का बताइए। तो मोस्लो का ये आवश्यकता पिरामिड का सिद्धांत है, इसकी अलग से वीडियो भी बनाई हुई है, उसे आप देख सकते हो। तो मोस्लो ने इसको एक पिरामिड के माध्यम से इसको बताया है कि मनुष्य की सबसे जो पहली आवश्यकता होती है वो शारीरिक आवश्यकता होती है, फिर सुरक्षा की आवश्यकता होती है, फिर उसे समाज की आवश्यकता होती है, फिर सम्मान की आवश्यकता होती है, और फिर उसके आत्म अनुभूति की आवश्यकता होती है। तो मोस्लो के अनुसार सबसे पहले व्यक्ति को होती है अपने शारीरिक आवश्यकता। मनुष्य सबसे पहले अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, जैसे भूख प्यास काम, ऐसी भावनाओं को शांत करने के लिए वह किसी कार्य को करने के लिए अभिप्रेरित होता है। फिर उसे सुरक्षा की आवश्यकता महसूस होती है, फिर उसे समाज की आवश्यकता होती है, फिर उसे सम्मान की आवश्यकता होती है, और लास्ट में पांचवा होता है वो आत्मानुभूति, मतलब अपने आप को पहचानना। तो इस तरह इन्होंने 5 सिद्धांत बताए हैं, और सबसे पहले इन्होंने शारीरिक आवश्यकता को ही मुख्य माना है। तो इसको आप पूरा अलग से वीडियो में देख सकते हो। फिर है अभिप्रेरणा के स्रोत।
अभिप्रेरणा के स्रोत सबसे पहले होती है, इन्होंने माना है आवश्यकता को। व्यक्ति को जीवित रहने के लिए भोजन, काम, पानी आदि की आवश्यकता होती है। यानी कि सबसे पहले मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही वो कार्य करता है, लक्ष्य निर्धारित करता है। फिर एक चालक किसी व्यक्ति की आवश्यकता है उनसे संबंधित चालकों को जन्म देती है। मतलब आवश्यकता ही चालकों को जन्म देती है। जैसे भूख शांत करने की आवश्यकता भूख चालक को जन्म देती है। फिर उद्दीपक होते हैं। भूख की आवश्यकता किससे पूरी होगी? भोजन से। और प्यास की आवश्यकता होगी पानी से। फिर प्रेरक, यह अत्यंत ही व्यापक शब्द होता है और इसके अंतर्गत उद्दीपन के अतिरिक्त चालक, आवश्यकता आदि सभी आ जाते हैं। प्रेरक जन्मजात और अर्जित होते हैं। मतलब व्यक्ति किससे प्रेरित होता है उसे हम प्रेरक कहते हैं। और इसका विस्तार से अध्ययन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं। जन्मजात होते हैं, बाहरी होते हैं। जन्मजात प्रेरक कौन से होते हैं, अर्जित प्रेरक कौन से होते हैं। तो आज हमने अभिप्रेरणा के बारे में जाना। धन्यवाद।